पर्यायवाची शब्द रटना, चलिए अब इसे भूल जाइए। आज हम इस रटने की आदत को तोड़कर भाषा के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं। यकीन मानिए, ये एक ऐसी जबरदस्त तकनीक है जो हिंदी के पर्यायवाची शब्दों पर पकड़ को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। हम सब ने यह महसूस किया है, शब्दों की लंबी लंबी लिस्ट को रटना और अगले ही दिन सब कुछ दिमाग से गायब। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। लेकिन अब और नहीं, अब हम रटने की इस दीवार को गिराने वाले हैं और शब्दों को समझने का एक बिल्कुल नया लॉजिकल रास्ता अपनाने वाले हैं। तो इस नए सफर के लिए तैयार हो जाइए। चलिए अब रटने की दुनिया से बाहर निकलते हैं और शब्दों के बनने के पीछे जो लॉजिक छिपा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, पर्यायवाची शब्दों का पूरा खेल पता है किस पर टिका है? इन 3 पिलर्स पर: प्रत्यय का जादू, वंश और संबंध, और रूप और गुण। हर शब्द की जो जड़ है ना, वो इन्हीं में से किसी एक लॉजिक पर आधारित है। अब हम इन तीनों पिलर्स को एक एक करके और ज्यादा गहराई से समझेंगे। ये जानना वाकई में बहुत मजेदार होने वाला है कि शब्द आखिर बनते कैसे हैं। तो हमारा पहला पिलर है प्रत्यय, यानी सफिक्सेस। ये एक जादुई तरीका है जहां बस एक मूल शब्द के आखिर में कुछ अक्षर जोड़कर बिल्कुल नए मतलब वाले शब्द बनाए जा सकते हैं, और ये सब एक सोचे समझे अनुमानित तरीके से होता है। अब इस स्लाइड का सबसे दिलचस्प उदाहरण देखिए। हमारा मूल शब्द है जल, मतलब पानी। अब इसमें ज प्रत्यय, जिसका मतलब है जन्म लेने वाला, जोड़ने से बन जाता है जलज, यानी कमल। द यानी देने वाला जोड़ने पर बनता है जलद, यानी बादल। और धी यानी भंडार जोड़ने पर बनता है जलभी, यानी समुद्र। देखा कितना सरल और लॉजिकल है ये। और ये जादू सिर्फ जल शब्द तक ही सीमित नहीं है। अब जो सामने आने वाला है वो तो पर्यायवाची शब्दों को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल देगा। जरा इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए। इससे पता चलता है कि ये नियम कितना पावरफुल है। पानी के 5 पर्यायवाची हैं: जल, नीर, वारी, अंबु, तोय। इन सब पर वही 3 प्रत्यय लगाकर देखिए। ज लगाने से कमल के 5 पर्यायवाची बन गए, द लगाने से बादल के 5 और धी लगाने से समुद्र के 5। जरा सोचिए, सिर्फ एक नियम से 15 से भी ज्यादा शब्द याद हो गए, वो भी बिना रटे। शब्द बनाने का दूसरा सबसे मजबूत तरीका है वंश और संबंध। कई पर्यायवाची शब्द पौराणिक या पारिवारिक रिश्तों से सीधे सीधे जुड़े होते हैं। यहां देखिए, पुत्री के लिए कुछ खास प्रत्यय हैं, जैसे जा या सुता। अगर इन्हें पिता के नाम के साथ जोड़ दिया जाए तो पुत्री का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे वृषभानु की पुत्री जाधा बनी वृषभानुजा, और जनक की पुत्री सीता बनी जनक सुता। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि बस रिश्ते को समझना है और शब्द अपने आप बन जाएगा। ये एक और बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। यमुना नदी को सूर्य की पुत्री माना जाता है, तो अगर हम सूर्य के किसी भी पर्यायवाची जैसे रवि, भानु या अर्क में जा या सुता प्रत्यय जोड़ दें तो हमें यमुना के पर्यायवाची मिल जाते हैं, जैसे अर्कजा, भानुजा, सूर्यसुता। है ना कमाल का तरीका। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी पिलर, रूप और गुण। बहुत सारे नाम किसी व्यक्ति या वस्तु की शारीरिक बनावट, उनके खास गुणों या उनके पास मौजूद किसी विशेष चीज जैसे कि हथियार के आधार पर रखे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि रूप, गुण और वंश के ये नियम असल में कितने प्रभावशाली हैं, खासकर जब बात पौराणिक कथाओं की आती है। भगवान शिव का उदाहरण देखिए। विष पीने की वजह से उनका गला नीला पड़ गया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। उनकी 3 आंखें हैं, इसलिए वो त्रिलोचन हैं। ये नाम सीधे सीधे उनके रूप और उनके कर्मों से जुड़े हैं, जिन्हें याद रखना कितना आसान है। बिल्कुल इसी तरह भगवान गणेश के नाम भी उनके रूप पर ही आधारित हैं। गजानन यानी गज या हाथी जैसा चेहरा, एक दंत क्योंकि उनका एक दांत है, और लंबोदर यानी लंबा उदर या पेट। एक बार रूप को समझ लिया तो नाम अपने आप याद हो जाते हैं। और ये सिर्फ शारीरिक बनावट तक ही सीमित नहीं है। इंद्र के नाम उनके पद से भी आते हैं, जैसे सुरपति यानी देवताओं के पति या स्वामी। उनके हथियार वज्र से नाम पड़ा वज्रधर, और उनके किलों को नष्ट करने के काम से नाम पड़ गया पुरंदर। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये शब्दों को समझने की एक नई महाशक्ति है, एक सुपर पावर है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये 3 पिलर्स, प्रत्यय, वंश और संबंध, और रूप और गुण असल में शब्दों का डीएनए हैं। एक बार इस डीएनए को पहचानना सीख लिया तो फिर शब्दों को रटना नहीं पड़ेगा। चलिए आज की मुख्य बातें फटाफट दोहरा लेते हैं।
पहला पिलर, प्रत्यय जोड़कर शब्दों के परिवार बनाए जा सकते हैं। दूसरा, वंश और संबंधों से नए शब्द जन्म लेते हैं। और तीसरा, किसी का रूप, गुण या हथियार भी उनके नाम का आधार बन सकता है। बस ये 3 बातें याद रखनी हैं। और जैसा कि इस सूत्र में कहा गया है, रटना छोड़ो, शब्दों का डीएनए पहचानो और परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करो। ये ज्ञान सिर्फ दिलचस्प ही नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को पाने में भी मददगार है। तो अब जब शब्दों के पीछे का ये कोड समझ आ गया है, तो जरा सोचिए और कौन-कौन से नए शब्द और उनके रिश्ते खोजे जा सकते हैं। ये खोज अब शुरू